जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने दोस्तों उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हमने आपको पार्ट 1 में पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, जो कि दोस्तों इस बुक का दोस्तों हमारा अध्याय 9 चल रहा है, जिसमें दोस्तों आज इस अध्याय 9 को हम दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम दोस्तों आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उनको भी दोस्तों आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, अंतिम चैप्टर हमारा बचेगा दोस्तों, उसके बारे में कौन कौन से उसमें टॉपिक्स दिए गए इसके बारे में हम वीडियो में आप लोगों को लास्ट में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे क्लास में आ जाएं और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। और जिन लोगों ने हमारी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जो जो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार उन क्लासों को अच्छे से आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने पार्ट 1 में दोस्तों कंप्लीट कर लिया था और यहीं से दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशल आपके यूपी कांस्टेबल में, कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन है दोस्तों? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखेंगे। यदि आपसे इनका कार्यकाल भी दोस्तों पूछा जाए तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक रहा है। तो जो भी आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे दोस्तों प्रथम ही पूछा जाता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। थर्ड नंबर आते हैं दोस्तों चंद्रभानु गुप्त। इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक रहा है। श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको दोस्तों पहला पॉइंट याद रख लेना है, गोविंद बल्लभ पंत। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इसको आप लोग लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट नंबर चौथा है श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से आप लोगों को इनका कार्यकाल याद कर लेना है, 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967। और यहाँ पर आपको गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। आपको ये 2 पॉइंट दोस्तों दोनों याद रख लेने, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री और आपका उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री। तो पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला पॉइंट आता है चंद्रभानु गुप्त। ये 14 मार्च 1967 से ने पुनः 2 अप्रैल 1967 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ये 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो पहला राष्ट्रपति शासन आपका दोस्तों लगा है 26 फरवरी 1969 को। 17 फरवरी 1970 तक दोस्तों का क्या चला है, राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों पुनः दोस्तों चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इन्हें 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक दोस्तों ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और राष्ट्रपति शासन ये दोस्तों 25 फरवरी 1968 को लगा था और 25 फरवरी 1969 तक। इसके बाद चौधरी चरण सिंह पुनः दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद फिर दोस्तों पुनः राष्ट्रपति शासन जो लगा वो 2 अक्टूबर 1970 को लगा और 18 अक्टूबर 1970 तक राष्ट्रपति शासन चला। और इसके बाद दोस्तों त्रिभुवन नारायण सिंह, ये दोस्तों 9वें मुख्यमंत्री रहे हैं 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक। चलिए अगला पॉइंट है 10वें नंबर पर आते कमलापति त्रिपाठी। और ये राष्ट्रपति शासन भी दोस्तों लगा था 14 जून 1983 तक। और इनका जो कार्यकाल रहा है 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 और 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973
ये दोस्तों इनका राष्ट्रपति शासन लगा रहा। ये 1993 से 1973 दिखा, यहाँ पर 1973 होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, 1973 आप लोग यहाँ पर कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 30 नवंबर 1975 तक इन्होंने कारोबार संभाला। इसके बाद पुनः राष्ट्रपति शासन लगा 30 नवंबर 1975 को और 21 जनवरी 1976 तक। नारायण दत्त तिवारी दोस्तों 21 जनवरी 1976 तक और 30 अप्रैल 1977 तक। ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मैं बताया हूँ कि पहले मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, पहला कब लगा, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी का आपका राम नरेश यादव है, इनका कार्यकाल आप देख सकते हो। बनारसी दास हैं, राष्ट्रपति शासन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीपति मिश्र हैं, तो इनको अभी एक नज़र में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा। नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, फिर मुलायम सिंह यादव दोस्तों, ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 5 दिसंबर 1989 को 24 जून 1991 तक। फिर दोस्तों कल्याण सिंह, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर कुमारी मायावती और फिर राष्ट्रपति शासन, फिर मायावती, फिर कल्याण सिंह। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो पूरा क्रम है। इसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि आपसे पूछा जाए राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने, तो 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक इन्होंने दोस्तों कार्यभार संभाला। लेकिन इनके बाद दोस्तों फिर राष्ट्रपति शासन लगा और इसके बाद फिर दोस्तों मायावती, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती और अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव दोस्तों पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 15 मार्च 2012 को। फिर इसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम में भी दोस्तों योगी आदित्यनाथ भी हैं। 25 मार्च 2022 से वर्तमान में भी दोस्तों कौन है, योगी आदित्यनाथ। क्लियर। चलिए, तो मुख्यमंत्री में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि बस वही याद रखना है। बाकी आपको जो पॉइंट दिया गया बस आपको एक बार पढ़ लेना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। याद वही करना है जो हमने आपको बताया था, पहला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और आपका राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, पहला कब लगा, बस इतना याद रखना। वर्तमान तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी को बस आपको एक बार पढ़ लेना है, जो याद रखना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। इसमें भी दोस्तों वही पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो वह श्रीमती सरोजनी नायडू। कब रही हैं, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949। तो ये दोस्तों देश आज़ाद जब हमारा हुआ था दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल रही थी श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बाकी आप देख सकते हो विधु भूषण मलिक कार्यवाहक रहे हैं, होशमसजी मोदी और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और वराहगिरी वेंकटगिरी, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इनकी बाकी की आप दोस्तों डेट देख सकते हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों राज्यपाल रहे हैं केवी रामकृष्ण राव। केवी रामकृष्ण राव, इनका भी कार्यकाल आप देख सकते हो। सब कुछ सबका कार्यकाल दोस्तों सामने लिखा है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विश्वनाथ दास, डॉक्टर वेजवाड़ा गोपाला रेड्डी, शशिकांत वर्मा, अकबर अली खान, डॉक्टर मारी चन्ना रेड्डी, गणपतराव तेवसी तपसे, चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, मोहम्मद उस्मान आरिफ, वी सत्यनारायण रेड्डी, मोतीलाल बोरा। और आगे चलते हैं, मोहम्मद शफाक कुरैशी, रोमेश भंडारी, मोहम्मद शफी कुरैशी, सूरज भान, विष्णुकांत शास्त्री, सुदर्शन अग्रवाल और टीवी राजेश्वर, बीएल जोशी। और इससे पहले दोस्तों जो 2014 से 15 तक रहे थे वो थे आपके राम नायक। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की दोस्तों कहें वर्तमान में भी राज्यपाल हैं। जो आपको पॉइंट याद रखना है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब यहाँ से दोस्तों आपके जो भी पॉइंट दिए गए वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला पॉइंट है कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। आप सभी जानते हो जो कार्यपालिका होता है उसका जो मेन प्रधान होता है वो कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है, राज्यपाल होता है। सेकंड पूछा जाता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार पॉइंट बना के नोट कर, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस वही पढ़ना है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इस किताब में इतनी सारी थ्योरी लगी आप पढ़े जा रहे हो या इसको याद कैसे करेंगे। मैंने बोला है ना, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो स्टार पॉइंट बना रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ, बस वही आपको करना है। बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें पढ़ लेना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस हमें उन पर दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है। बाकी की जिसमें थ्योरी लिखी है बस उसको पढ़ लेना है और जो इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट बना के ले रहे हैं उसको कई बार आपको पढ़ लेना, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है।
थर्ड इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है राज्यपाल का कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। या आप ये देखिए, तो कार्यपालिका में जितने भी पॉइंट दिए गए ये सभी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। चाहो तो लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें चीज़ें लिखने से दोस्तों जल्दी याद हो जाती हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ऐसा कोई इसमें पॉइंट नहीं है जो आपसे पूछा ना गया हो। देखिए, पहला पॉइंट है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आप आंसर देंगे राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल तो सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो ऑप्शन दे सकता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या दोस्तों ऑप्शन में एक ऑप्शन और मिलेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो आपको 5 वर्ष, 6 वर्ष नहीं बताना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक दोस्तों राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है? आप सभी जानते हो किसकी पूछी है? राज्य की पूछी है ना। तो राज्य की जो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? पहला ही पॉइंट हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपको दोस्तों ऑप्शन में मुख्यमंत्री भी मिलेगा, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री को टिक करेंगे। क्यों? राज्य की बात है ना, तो राज्य का क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो संपूर्ण शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होनी चाहिए। तो आपके मन में दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना बनेगा, 110% बनेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कार्यपालिका को जो मेन मुखिया होता है, मेन प्रधान होता है, वो राज्यपाल होता है। तो राज्य की जो कार्यपालिका होगी उसकी सारी पावर किसको होगी? राज्यपाल को होगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दबाजी में कभी गलत मत करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पूछा जाए, प्रथम राज्यपाल तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। अभी हम आपको पता क्या है, जो आपको राज्यपाल वाला टॉपिक बताया है, वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जो प्रथम राज्यपाल रही हैं वो श्रीमती सरोजनी नायडू रही हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, और यहाँ से 110% है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। और आपसे सच बताऊं तो ये राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत वाला और राज्य की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति, ये दोनों किसी न किसी शिफ्ट में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट आता है दोस्तों व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या होता है? दोस्तों प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका है। दोस्तों क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है सिंपल सा कि बताइए व्यवस्थापिका क्या है? एक सदनी, द्विसदनी। तो आपको ऑप्शन में द्विसदनी जो मिलेगा उस पर आपको टिक कर देना है। दो सदनों की व्यवस्थापिका है। कौन कौन से दो सदनी है? दो सदन आपके, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। इन दोनों सदनों से मिलकर आपकी व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है। तो पहला कौन है? पहला तो आपका विधानसभा है और दूसरा आपका विधान परिषद है। तो ये क्या है? दो सदन है। इस कारण दोस्तों इसको द्विसदनी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है वो कैसी है? द्विसदनी है। पहली है विधानसभा और दूसरी आपकी विधान परिषद है। दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप लोगों को 100% अपना दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों स्किप करोगे तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। यदि आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, मैं सच बता रहा हूँ आपको जितना भी दोस्तों आज मैं पढ़ाऊँगा, एक भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप सारी बातें दोस्तों आपको इसी वीडियो में दोस्तों याद हो जाएंगी। और जब भी आप दोस्तों इस वीडियो को आप पुनः देखेंगे, एक बार अच्छे से रिवीजन करना चाहोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके माइंड में इमेज की तरह दोस्तों क्रिएट हो जाएंगी। चलिए अगला पॉइंट है कि विधानसभा कैसा है? यह निम्न सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, विधानसभा को या विधान परिषद को? तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे? हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। तो विधानसभा जो सदन है इसी को ही हम दोस्तों लोकप्रिय सदन कहते हैं। विधानसभा सदस्य की आयु, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। विधानसभा सदस्य की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो आपको आंसर दे देना है 25 वर्ष। कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष दोस्तों निर्धारित की गई है। प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, ये बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। विधानसभा सीटों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 403 बता देना है। कितना? 403 दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या है। विधान परिषद को दोस्तों कौन सा सदन कहा जाता है? इसे उच्च सदन कहा जाता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन विधानसभा है, उच्च सदन विधान परिषद है, जिसको दोस्तों बौद्धिक सदन भी कहते हैं। ये जो आपका लोकप्रिय सदन था ना,
अब देखिए यहाँ से आपको 2 पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, घुमाने वाले, जिससे स्टूडेंट का जो माइंड है दोस्तों वो घूम जाए। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन ईजी रहेगा, बस आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पहला तो पूछा जाएगा कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है विधानसभा। निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो विधानसभा। उच्च सदन किसे कहा जाता है, विधान परिषद। बौद्धिक सदन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है विधान परिषद। यानी कि जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन कहा जाता है, जिसे बौद्धिक सदन भी कहते हैं। और विधानसभा आपके निम्न सदन है, जिसे हम दोस्तों लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रदेश में कुल विधानसभा परिषद जो सदस्य हैं वो आपके 100 हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद का गठन, जो कि सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, 1937 में दोस्तों विधानसभा परिषद का गठन हुआ था। इसको आप लोग को अपने माइंड में दोस्तों बात को नोट जरूर कर लेना। अगला पॉइंट है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका पे बात करते हो तो राज्य में दोस्तों न्याय व्यवस्था के लिए, राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए, राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधीनता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपकी दी न्यायपालिका, जब भी दोस्तों हम न्यायालय में जाते हैं तो हम दोस्तों सबसे पहले कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं। राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो क्या है, न्यायपालिका उसी को कहते हैं। और न्यायपालिका दोस्तों आपके 2 भागों में, एक तो आपका है उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधीनता में एक होता है आपका जिला न्यायालय, व और भी दोस्तों अन्य न्यायालय होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उच्च न्यायालय क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे दोस्तों जिला न्यायालय क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए, ये आपके प्रयागराज में तथा इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ये आपका एक पॉइंट से दोस्तों आपके इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट 1 है और इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछे जाएगा कि उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको प्रयागराज बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपको आंसर दे देना है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ क्या है, तो आपको बता देना है लखनऊ। क्या बताएंगे दोस्तों, लखनऊ आपको बता देना है। तीसरा पूछेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना है 1866 में हुई थी। ये 3 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय किसे कहते हैं, जो दोस्तों जिला न्यायालय होता है ये दोस्तों किस में बटा होता है, ये प्रादेशिक न्यायालयों में बटा होता है। क्योंकि जिले कहाँ होते हैं दोस्तों, आपके प्रदेश में होते हैं, राज्य में होते हैं। तो इसको दोस्तों प्रदेश न्यायिक दोस्तों ये किस में बटा है, जिलों में बटा है। इस कारण दोस्तों इसको हम जिला न्यायालय कहते हैं। जिनमें दोस्तों प्रत्येक जिले में नियंत्रण एक कौन होता है, उसका जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश होता है। आप जैसे भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप दोस्तों, आपके उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला न्यायालय होगा और उसी जिला न्यायालय का आपका एक जिला न्यायाधीश भी होगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए तो अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमारा ये टॉपिक है वो दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपके वो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। और जो बच्चे हमारी क्लास में दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं और हमारी क्लासों को दोस्तों हमेशा से देखते आ रहे हैं, और पार्ट 1 जिन दोस्तों ने देख लिया है तो और पार्ट 2 भी आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, तो अभी तक हमने थ्योरी क्लासेस में जो जो पढ़ा उसका रिवीजन आपको इस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों में दोस्तों देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आपको नए भी देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ है, तो सभी दोस्त इसका आंसर करेंगे। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों को निपटाने के लिए दोस्तों बनाया जाता है। आपसे पूछा है दोस्तों सीआरपीएफ। पहला तो दिया आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। इसके बाद है आपका दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि दोस्तों एनएसजी। और थर्ड नंबर पे है आपका होम गार्ड्स, और चौथे नंबर पर है आपका रैपिड एक्शन फोर्स। बताएंगे सभी दोस्त एक बार फटाफट, सीआरपीएफ का दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कौन सा एक विशेष विंग है। आंसर करेंगे सभी दोस्त, और ये आपके यूपी पुलिस में 2020 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन डी जिन दोस्तों ने आंसर दिया उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है सीएपीएफएस, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं सीपीओ, जो कि आप लोगों ने सीपीओ में भी दोस्तों फॉर्म डाला होगा।
जिसको बोलते हैं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेताओं को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। 5, 2, 3, 4 बताएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं। ऑप्शन सी, कौन सा चुनेंगे ऑप्शन? ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 ट्रॉफियां दोस्तों प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? यानी कि किसके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन रक्षा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा, आईबी के द्वारा, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा, या द इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय के द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री के लिए पुलिस पदक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत के लिए भारत की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है और 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में भी शामिल हुई थी? तो आप लोग कैलाश मानसरोवर से याद रखिएगा। तो वह कौन सी सेना है? तो वो है आपकी ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ITBP जो है ये दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस सेना ने सफल संचालन किया था और ये शामिल हुई थी ITBP। तो याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी दोस्त, जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। सरदार वल्लभ भाई, यहाँ पर दोस्तों बुक में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, काफ़ी दोस्तों जगह मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सरदार हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया भोपाल, तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि आपसे पूछा CRPF के बारे में, CRPF की स्थापना दिवस। तो जो लोग बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तो आंसर दे ही सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ में आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके बारे में तो आप लोगों को नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो बताएंगे, इसका आंसर कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं देगा। CRPF की स्थापना दिवस बताएंगे सभी दोस्त। तो कितना है? 27 जुलाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 जुलाई को CRPF की स्थापना दिवस मनाई जाती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये शायद मैंने आपको बताया भी है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है ये किसके अंतर्गत काम करती है? गृह मंत्रालय के द्वारा कार्य करती है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में, आपको दोस्तों सबसे पहले नीचे क्रम में जाना है, इसके बाद दोस्तों उच्च क्रम में जाना है। क्योंकि यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात तो दोस्तों पता होनी ही चाहिए। ये बात तो आपको पता ही नहीं चाहिए कि सबसे नीचे वाला क्रम कौन होता है, उसके बाद का, फिर उसके बाद का, और सबसे ऊंचा क्रम कौन सा होता है। तो चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए ऑप्शन को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, और इसके बाद दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। आंसर देना है सभी लोग। चलिए आपको सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से देना है, ये नहीं कि आप अपना अलग माइंड सेट लगाने लगो। जो आपको ऑप्शन दिया उसके हिसाब से दोस्तों आपको इसका आंसर देखना है। जो आपको ऑप्शन दिया है, देखिए आप सभी जानते हैं सबसे पहला कौन होता है? आपका हेड कांस्टेबल होता है। लेकिन सबसे पहले होता तो कांस्टेबल है, उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। जो ऑप्शन दिया है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेड कांस्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, जिसको बोलते हैं SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सहायक उप पुलिस, फिर उसके बाद अधीक्षक, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। क्लियर? तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, कई बार दोस्तों इसको बताया है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ है। भारत का प्रथम सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, ये दोस्तों सबसे पहले किसे मिला? सभी लोग जानते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जिसको बोलते हैं CAPT,
निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? इसका आंसर देना है। तो ये दोस्तों ग्रुप बी वालों को मिलता है। किसको? ग्रुप बी वालों को मिलता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने के केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना कि कितने भारत में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय। यहाँ पर दोस्तों बात की गई भारत की, पूरे भारत में पूछा गया है। तो कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। अगला है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल जो कहाँ पर स्थित है? ये पूछा है। तो ये दोस्तों आपके कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। अगला पॉइंट है, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आपसे पूछा आरपीएफ का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। कम्युनिटी पोस्ट में भी दोस्तों इसमें आरपीएफ का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है ये मैंने डाला था। लगभग दोस्तों 200 से 300 बच्चों ने इसका आंसर दिया। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी। क्लियर? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है वो किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर, तो आप सभी लोगों को बताया कि कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ता है। ये आप लोगों ने यूपी जीके में जरूर पढ़ा होगा। जो बताएंगे तो ये दोस्तों आपके गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों है? गोरखपुर पुलिस के क्षेत्र के अंतर्गत आता है संत कबीर नगर जिला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स या दोस्तों सीआरपीएफ? बताएंगे सभी दोस्त इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का तो इसका जो सही आंसर है वो है असम राइफल्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एआर असम राइफल्स। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है क्या है दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी। इसको तो आप लोग कर ही सकते हो। इसका तो कोई भी बच्चा आंसर गलत नहीं देगा। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, SPVNPA, ये दोस्तों किसके पास स्थित है? हैदराबाद, भोपाल या पुणे या चंडीगढ़? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? भोपाल है। आप सभी को बताया कि कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की जो नियुक्ति की जो शारीरिक क्षमता और परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को जो दौड़ने की ज़रूरत है वो कितनी है? यदि आप एक यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि फिजिकल में दोस्तों क्या क्या मांगा जाता है। ये फिजिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया तो सभी लोग बताएंगे। यदि आपने इस क्वेश्चन का दोस्तों गलत आंसर बता दिया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, तो आप लोग यूपीपी के लिए दोस्तों अवेलेबल नहीं है। यदि आपने इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आंसर गलत बता दिया तो आप लोग दोस्तों यूपी पुलिस की भर्ती मत देखो, तो वही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। यदि इसका आपने आंसर गलत दिया तो आंसर देंगे सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोई भी दोस्तों इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया। आप सभी जानते हैं जब भी यूपीपी की कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसका क्या आता है? नोटिफिकेशन आता है। हम दोस्तों सबसे पहले उसका क्या पढ़ते हैं? नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं फिर उसमें आपका जो दिया है, आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होता है या आपका फिजिकल जो भी होता है, फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। बताएंगे बिल्कुल सही आंसर जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है कि 25 मिनट में दोस्तों कितनी दौड़ मांगी जाती है? 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 मिनट में दोस्तों 4.8 किलोमीटर रनिंग की दोस्तों ज़रूरत होती है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आधिकारिक जो ध्वज होता है उसमें दोस्तों कितने रंग होते हैं? सभी लोग जानते हैं 2 रंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका लाल रंग होता है और दूसरा कौन सा होता है? नीला रंग होता है। कौन सा होता है? लाल और नीला रंग होता है। आप लोगों ने दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखा होगा। ये आपको दोस्तों मिला होता है, ऊपर वाला जो पूरा जो कलर होता है ये आपका लाल कलर का होता है और नीचे वाला दोस्तों ये आपका नीले कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान में जो सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस ब्लॉक नाम उसको मुख्यालय को क्या ब्लॉक नाम दिया गया था? केन्या, तंजानिया या दोस्तों सूडान या युगांडा दिया गया था? तो क्या दिया गया था? तो इसे दोस्तों सूडान दिया गया था। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह में कौन से जानवर का दोस्तों चित्र? आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस चिन्ह है वह दोस्तों कौन सा है? सभी को पता है मछली है। क्या है? उसमें दोस्तों मछली बनी होती है, आसपास मछली बनी होती है। ये इस टाइप से याद रखेंगे। अगला है,
उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ स्थित है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को अपना पदभार संभाला था। आपसे पूछा 31 दिसंबर 2016 को, आप सभी जानते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते हैं, CDS बोल सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी दोस्तों रहे हैं जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया चरणों में से एक नहीं है। यानी कि दोस्तों यूपी पुलिस का दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोस्तों उसमें क्या क्या मांगा जाता है। शारीरिक परीक्षण मांगा जाता है, तो आप कहेंगे जी हाँ शारीरिक परीक्षण मांगा जाता है, फिजिकल इसमें होता है। क्या आयु की भी दोस्तों इसमें डिमांड की जाती है? जी हाँ, आयु पात्रता भी होती है इसमें, एज भी दोस्तों सीमित होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, क्या इसमें दोस्तों शिक्षा के बारे में एजुकेशनल भी चीज़ें पूछी जाती हैं, या इसमें दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखा जाता है? तो बिल्कुल सही बात है। क्या भाषा परीक्षण? जी नहीं, भाषा परीक्षण का दोस्तों इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये बात दोस्तों कैसी है? गलत है, ये दोस्तों इस चरण में से नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आया है, 2018 में भी आया है। भारत में जो बहादुरी का दोस्तों जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो कौन सा माना जाता है बहादुरी में? तो बहादुरी में आप सभी को पता है कि वो कौन सा है, परमवीर चक्र है। जो पहला परमवीर चक्र वो किसे दिया गया था? अभी हमने आपको बताया था मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान पुलिस व्यवस्था का जो स्वरूप है वो MH कोर्ट की अध्यक्षता में कब स्वीकार किया गया था? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको और याद भी रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1860। कौन सा? 1860 में हुआ था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि कब पारित किया गया? इसका तो आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बताएंगे कब हुआ था? 1861 में हुआ था। तो आप लोग इस पॉइंट से दोनों क्वेश्चन याद रख सकते हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पुलिस व्यवस्था का जो MH कोड के द्वारा जो स्वीकार किया गया वो 1860 में, और उसके बाद 1861 में पुलिस अधिनियम को दोस्तों पारित किया गया। तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था में जो राज्य पुलिस का दोस्तों जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? यह आप सभी को पता है, हमने आपको दोस्तों पार्ट 1 में भी बताया था कौन होता है, DGP होता है। और DGP प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कौन है? DGP प्रशांत कुमार सिंह है। कौन है? प्रशांत कुमार दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुलिस DGP हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये शायद आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने पुलिस जोन में बांटा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पुलिस जोन में बांटा गया है पूछा है। तो आपको बता देना है 6 जोनों में बांटा गया है। कितने? 6 जोन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस जोन का नेतृत्व कौन करता है? जोन तो आपने बता दिया कि 6 बांटे गए, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करता है? SP करता है, SI करता है, DGP करता है, या दोस्तों DIG करता है? तो वो कौन करता है दोस्तों? ये DIG करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देना 4 हैं। कितने दोस्तों? 4 पुलिस कमिश्नरेट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल के अधिकारियों के पदों में कौन जो शीर्ष पर होता है? यानी सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जो पुलिस फोर्स होता है इसमें से दोस्तों जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है? तो आप सभी को पता है किसका होता है? DGP का होता है। कौन? यानी प्रशांत कुमार सिंह का जो प्रेजेंट टाइम में है DGP, इनका दोस्तों जो पद है वो सबसे बड़ा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? DGP हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी याचिका दाखिल की जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको लिख लेना, जरूर पूछा जा सकता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। बताएंगे अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 136? बताएंगे तो कौन सा है? अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल की जा सकती है उसके हनन के संबंधी। पुलिस की निष्ठा रखनी चाहिए, पुलिस को जो निष्ठा है वो किसके प्रति रखनी चाहिए? सरकार के प्रति, जनता के प्रति, संविधान के प्रति, या दोस्तों अपने जो DGP होता है जो पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी, या उसके प्रति दोस्तों होनी चाहिए? तो आप लोग ये आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है,
तो आप लोग अपने माइंड सेट से बताना कि जो पुलिस को है उसको निष्ठा किसके प्रति रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। किसके प्रति? संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और संविधान का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, कब कर सकती है? राजनीतिक दलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने निजी हित के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों पुलिस जो है दोस्तों वो किसके लिए रख सकती है? तो सार्वजनिक व्यवस्था। देखिए सभी नहीं कर सकते, तो उपरोक्त सभी वाले जिन्होंने ऑप्शन दिए वो गलत है। अपने निजी हित के लिए दोस्तों थोड़ी करती है पुलिस बल, वो दोस्तों सार्वजनिक यानी सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस जो है दोस्तों पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। सभी व्यवस्था, चाहे लड़ाई हो, दंगा हो या चुनाव हो, कोई भी दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देने का अधिकार किसको है? बताएंगे। क्या पुलिस को दंड देने का अधिकार है या केवल न्यायालय को है या दोस्तों न्यायालय और पुलिस दोनों को है? बताइए, बताएंगे सभी दोस्त। तो दोस्तों पुलिस को दंड देने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस आपको दंड नहीं दे सकती है। तो किसका दंड देने का अधिकार है? तो आप कहेंगे सर न्यायालय को दंड देने का अधिकार है, न्यायालय ही दे सकती है, क्योंकि न्यायालय का काम क्या होता है? दंड को देना, ठीक है। और पुलिस का काम क्या होता है? अपराधों को पकड़ना, अपराधों को रोकना, ना कि दंड देना। तो ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी बच्चों का दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को सभा करने और प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है? ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हो ये आपसे पूछा है। तो 19 फर्स्ट बी के तहत। किसके? 19 फर्स्ट बी के तहत। अगला क्वेश्चन है, पुलिस सुधारों में संबंधित आयोग कौन सा है? पुलिस सुधारों से संबंधित आयोग कौन सा है? ऑप्शन है JS वर्मा कमीशन, कोठारी कमीशन, मुधालकर कमीशन या दोस्तों फ्रेजर कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा JS वर्मा कमीशन, ऑप्शन ए। और इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? JS वर्मा कमीशन। आगे बढ़ते हैं। लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन साधारणतः किसके द्वारा किया जाता है? SP के द्वारा, दरोगा के द्वारा या DGP के द्वारा या दोस्तों सरकार के द्वारा? बताएंगे सभी दोस्त किसके द्वारा? बिल्कुल सही द्वारा, SP के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन में कुल कितने अध्याय और दोस्तों पैरा हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में है दोस्तों 37,544 अध्याय और पैरा सम्मिलित हैं। जिला का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो कौन होता है? जिले का। यहाँ से आपको दोस्तों जिले का जो प्रशासनिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो आप सभी को पता है SP होता है। कौन होता है? SP होता है, क्योंकि जिले का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो किसे बनाया जाता है? SP को। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? जो आपराधिक तौर पर जो प्रशासन होता है उसका दोस्तों जो मुख्य कौन होता है? तो वो दोस्तों DM होता है, जिसको बोलते हैं जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ये आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है क्वेश्चन नंबर 45। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसको जो कानूनी तौर पर सलाह है वो कौन देता है? पुलिस देता है, SP देता है, लोक अभियोजक देता है या दोस्तों ADM देता है? तो कौन देता है दोस्तों? वो देता है लोक अभियोजक। ऑप्शन C दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक अभियोजक देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, नहीं तो थाने को संभालने वाला, थाने का थाना प्रभारी जिसको हम बोल सकते हैं या भार साधक अधिकारी भी कह सकते हैं, वह कौन होता है? उपनिरीक्षक, आरक्षक या दोस्तों मुख्य आरक्षक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? उपनिरीक्षक होता है। ऑप्शन ए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, उपनिरीक्षक। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जा सकती है? नहीं, कुछ मामलों में की जा सकती है, या कह सकते हैं दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो बताएंगे कौन है? नहीं की जा सकती है। क्या कर सकते? कह सकते हैं नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं FIR। इसका वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? आपके एग्जाम में इस बार जो UP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपके दोस्तों धारा से कोई भी शिफ्ट हो, आपके दोस्तों आप सभी को पता है आपकी 4 शिफ्ट हुई थी, प्रथम पाली और आपकी द्वितीय पाली में एक दिन में 2 पेपर हुए थे।
तो उसमें आपकी ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें आपसे दोस्तों धारा से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया। तो इस बार आपका जब भी री एग्ज़ाम हो तो धारा आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। बहुत से बच्चों ने उन क्वेश्चनों को स्किप किया था, लेकिन अब जो हमें समय मिला है उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो धारा वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोग पढ़ लेना। जो आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है कंपलसरी। तो इसको स्टार पॉइंट बना के नोट जरूर कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है धारा 154। तो धारा 154 में किसका वर्णन है? एफआईआर। एफआईआर का हिंदी अनुवाद क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है किन मामलों में एफआईआर की जा सकती है? संज्ञेय मामलों में, या असंज्ञेय मामलों में, या केवल जुर्माने से दंडनीय में, या दोस्तों सभी में की जा सकती है? तो वो दोस्तों संज्ञेय मामलों में। असंज्ञेय मामलों में थोड़ी आप एफआईआर करोगे जब आपको दोस्तों संज्ञान है ही नहीं। संज्ञेय का अपोजिट आपका संज्ञेय है, यानी किसी पर आपको ना ही संदेह है, कुछ भी नहीं है, तो उसको थोड़ी आप रिपोर्ट कर दोगे में मतलब में। हाँ, संज्ञेय मामलों में आप कर सकते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांस्टेबलों को अवर अधिकारियों की पोस्ट में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? लखनऊ, आगरा, सीतापुर, या दोस्तों वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सटीक आंसर आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रशिक्षण विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सीतापुर दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों। फटाफट दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत? देखिए धारा से संबंधित क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट। देखिए धारा वाला जो भी क्वेश्चन है अपने से इंपॉर्टेंट लगा लेना। के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो बताइए किस दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत? धारा 41, धारा 48, धारा 44, या दोस्तों धारा 46? तो कौन है दोस्तों? धारा 41। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वाले को गिरफ्तार कर सकता है? किस धारा के तहत पूछा है? तो धारा 43 के तहत आप संज्ञेय के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। उक्त उपबंध किस धारा के तहत किया गया है? तो ये आपके दोस्तों धारा 57 के तहत किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता RPC की किस धारा के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है? तो ये आपसे पूछा है धारा 146, 141, 149, या दोस्तों 159? तो आप कहेंगे धारा 146। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दो या अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़कर शांति में विघ्न डाल देते हैं और उसे दंगा कहा जाता है, क्योंकि दंगा तभी होता है जहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक कोई स्थल होता है, वहाँ पर शांति, और वहाँ पर आप लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी तो वहाँ पर क्या हो गया? दंगा हो गया। यह दोस्तों दंड प्रक्रिया जो उसकी किस धारा के तहत उपबंधित होगी, यानी उस पर दोस्तों कौन सी धारा लगेगी? तो इस पर आपकी दोस्तों धारा 159। तो धारा 159 किससे संबंधित है? लड़ाई दंगों से, या बोल सकते हैं सार्वजनिक स्थलों पर दंगों से। व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय की जो उक्त निर्णय है ये दोस्तों कब दिया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमें दोस्तों 1978 को दिया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के बिना उचित कारण के कैदी को जेल में या न्यायालय ले आते हैं या ले जाते हैं, उस समय हथकड़ी लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। यह निर्णय दोस्तों कब आया था? 1975, 1979, 1980, या 1999? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और वकील से मिलने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। किसके? आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों वो मिल सकता है। अगला प्रश्न है किसी भी अभियुक्त का नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? यह आपसे दोस्तों पूछा है। तो ये आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 के दोस्तों प्रति उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक व्यवस्था में सोपान क्रम में शीर्ष पर होता है।
जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसका जो सोपान क्रम होता है, उसका दोस्तों जो सर्वोच्च जो शीर्ष होता है वो दोस्तों किसका होता है? तो वो दोस्तों किसका होता है? राज्यपाल का होता है। किसका होता है? राज्यपाल का होता है। उत्तर प्रदेश में को कितने संभागों में बांटा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपको बता देना 18 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 62। संभाग का जो प्रमुख होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? जो संभाग का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो दोस्तों कौन होता है? उसे हम आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयुक्त कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बता देना दोस्तों चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा, ये देखो प्रथम अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आप दोस्तों आप सभी को पता होने चाहिए। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए वही आया ना, मैंने आपको जो आज जो इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो पहला ही क्वेश्चन हमारा यही था, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पहला क्वेश्चन ही दोस्तों यही स्टार्ट किया था जब मैंने वीडियो से, और देखिए वही क्वेश्चन आपसे दोस्तों इसमें भी पूछा गया, तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया ना, कौन थी? सुचेता कृपलानी। आपसे उत्तर प्रदेश की पूछी है ना, तो कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, देखिए राज्यपाल भी दोस्तों आपसे पूछ लिया है, कौन थी? सरोजनी नायडू, सभी को पता होगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए ऑप्शन आपको मुख्यमंत्री दिया गया है, मुख्यमंत्री दिया ना, और बहुत से बच्चे दोस्तों मुख्यमंत्री को बिल्कुल दोस्तों टिक करके आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। आपको बताना मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, तो कौन है? राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, क्योंकि कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, यहाँ राज्यपाल होगा दोस्तों, ठीक है। कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 5 साल तक? अरे नहीं रह सकता है, आजीवन नहीं, 2 साल तक नहीं भैया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ये हमने आपको बताया था। जो कार्यपालिका वाली जितने कार्यपालिका में जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका का क्या स्वरूप है? ये हमने आपको बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका कैसी है, 1 सदनी है, 2 सदनी है, त्रिसदनी है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि 2 सदनात्मक है। एक तो आपका विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद। तो कौन सी है? 2 सदनात्मक। इसको हम दोस्तों बोल सकते हैं 2 सदन वाली, निम्न सदन और आपका उच्च सदन, कह सकते हैं निम्न सदन और उच्च सदन। तो 2 सदनात्मक, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं? ये भी हमने आपको बताया था। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा, देखो पीएमओ तो होगा नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय होगा नहीं, क्योंकि आपके 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उसमें से आपको बताना है कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। हमने आपको बताया था विधानसभा को कहा जाता है या विधान परिषद को कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था लोकप्रिय सदन विधानसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश परिषद का जो विधानसभा परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ये भी हमने आपको बताया था, 403 बताया था। कितनी? 403 सीटें हैं। वो सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो मैं हमने आपको बताए थे, वो सारे पूछे गए हैं। उच्च सदन जिला बौद्धिक सप्त किसे कहा जाता है? बौद्धिक सप्त भी हमने आपको बताया था, किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। लोकप्रिय सदन विधानसभा को, विधान परिषद को बौद्धिक सदन कह सकते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्मुक्त होते हैं? ये आपको बताना है। तो कितने वर्ष बाद? 1 तिहाई सदस्य जो होते हैं वो दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष बाद कैसे हो जाते हैं? निर्मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? खंडपीठ पूछा है, ना कि उच्च न्यायालय, ठीक है। आपको खंडपीठ बतानी है। तो ये हमने आपको खंडपीठ बताया था, कहाँ पर बताया था? लखनऊ।
और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर बताया था, प्रयागराज था। लेकिन इसकी जो खंडपीठ आपसे पूछी तो खंडपीठ कहाँ हो जाएगी, लखनऊ स्थित हो जाएगी। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट करना है इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 5 साल। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो विधान परिषद का यहाँ पर पूछा तो आपको 6 वर्ष बता देना है। और विधानसभा का पूछे, किसका, यदि आपसे विधानसभा का पूछे, विधानसभा का भी हमने आपको बताया था, विधानसभा का होता है दोस्तों 5 वर्ष का। विधानसभा का कितने का होता है, विधानसभा का 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का दोस्तों 6 वर्ष का होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, या दोनों याद रखना। कैसे याद रखोगे, ट्रिक में बता देता हूँ। विधानसभा में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। विधान परिषद में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा वाले हो जाएंगे कितने, 6 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, विधानसभा में 5 और विधानसभा परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। क्लियर। चलिए, तो ये जो चैप्टर था दोस्तों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर आए हुए वो 78 क्वेश्चन थे, जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। और ये चैप्टर दोस्तों आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इस यूपी कांस्टेबल RWA की बुक का जो अंतिम चैप्टर है, वो हमारा अंतिम अध्याय है, वो है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें दोस्तों इसका कोई टॉपिक का नाम नहीं है, इसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए, छोटे छोटे हेडिंग टाइप में दिए गए हैं, उनके बारे में आप लोगों को दर्शाया गया है। तो इसको हम एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अंतिम चैप्टर रहेगा हमारा। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, 1-2 वीडियो में। इसकी लगभग 4 से 5 क्लासेस आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो उन क्लासों को आप देखना, लगभग 30-30 मिनट की दोस्तों वो सारी क्लासें रहेंगी। तो उन क्लासों में दोस्तों इसको अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। आपका दोस्तों पॉइंट टॉपिक रहेगा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें आपके जैसे भारतीय संस्कृति हुआ, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हुआ, आपका और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था हुआ। ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको छोटी छोटी हेडिंग्स में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में वो पॉइंट दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था, अध्याय 9 था, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो टॉपिक जो कल से स्टार्ट होगा, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आज की जो क्लास है वो हमारी समाप्त हो चुकी है। जो कल से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अध्याय दोस्तों 10 आएगा, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। इसको दोस्तों इसमें देखिए कौन कौन सी हेडिंग्स दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण और नगरी, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। शिक्षा है, और इसमें दोस्तों लगभग हम एक एक दिन में 5-5 6-6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कला संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 के बारे में, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद, राष्ट्रीय संगठन और आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर GST, साइबर अपराध, पुरस्कार और सम्मान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, देश राजधानी मुद्राएं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों। पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिनों की सूची, अनुसंधान एवं खोजें, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बस इतने ही दोस्तों इसमें टॉपिक दिए गए हैं, और ये सारे टॉपिक्स आपके हेडिंग वाइज दिए गए हैं। तो इसमें लगभग दोस्तों 4 से 5 क्लास होंगी और आपका ये बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, और कल की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा इस अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में, क्योंकि ये वह टॉपिक है जो हमने दोस्तों पूरी बुक में अभी तक जो भी हमने पढ़ा, या दोस्तों आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने अभी तक दोस्तों तैयारी की आपने, या किसी भी अन्य बुक से आप लोगों ने पढ़ा हो, वो सारे पॉइंट्स दोस्तों इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चंस लगभग इसमें 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो ये अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा, तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़िएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो कैंडिडेट चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर जीएस निधि बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपने रोक दिया है, उसकी भी क्लासेस लाएं। तो उसकी भी क्लासेस आएगी जैसे ही ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी दोस्तों जीएस निधि की ही कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि वही एक बुक बचेगी कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपकी 4-5 वीडियो में इसको हम दोस्तों कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आपकी जीएस निधि आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपका री एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, तो हो सकता है री एग्ज़ाम से पहले पहले इस बुक को कंप्लीट करवाना है। तो ये आपकी बुक दोस्तों कंप्लीट हो ही जाएगी जल्द से जल्द 4-5 दिनों में, और उसके बाद दोस्तों आपकी जीएस निधि कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलेगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।